Good morning, dear students. I am Dr. Manisha Sharma from Department of Zoology, JTB Government Girls College, Kota. Today we will be studying the topic of your paper first included in unit second, and the topic is Paramecium. Today we will be studying the first part. आज हम उसके प्रथम भाग में पढ़ेंगे. सबसे पहले उसके occurrence के बारे में यदि हम देखें तो Paramecium caudatum, तो ये एक ग्रीक शब्द से निर्मित हुआ है. पैरामेकी इसका मतलब होता है ओब्लॉन्ग यानी कि तिरछा, और कॉडेटा का मतलब होता है टेल यानी कि पूंछ. तो पैरामेशियम कॉडेटम एक ऐसी स्पीशीज़ है पैरामेशियम की जो कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ हैविंग वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि यह एक ऐसी जाति है जो कि संसार भर में पाई जाती है. इट इज़ फाउंड इन फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, पूल्स, डिचेस, स्ट्रीम्स, रिवर्स, लेक्स, रिजर्वॉयर्स एट्सेट्रा. ये अलवणीय जलयुक्त तालाबों में, पोखरों में, खाइयों में, जल स्रोतों में, नदियों में, झीलों में आदि जगह पाई जाती है. It is usually abundant in those waters which contain a great deal of decaying organic matter, यानी कि उन जल में ज़्यादा पाई जाती है यहाँ की decaying organic matter या कार्बनिक पदार्थ जहाँ सड़ता हुआ अधिक मिलता है, उन जल स्रोतों में अधिक पाए जाते हैं ये. The Paramecia often gather near the surface of in scum, but are usually seen actively swimming throughout the water in which they live. Paramecium प्रायः जल की सतह के निकट उतराती हुई वस्तुओं पे एकत्र हो जाते हैं, परंतु ये जल में सक्रिय रूप से तैरते हुए अधिक मिलते हैं. तो ये हुई बात इनकी अकरेंस की. अब हम यदि बात करें कि इसका जो संरचना है, बाह्य संरचना खास तौर से किस तरीके की है, तो इसमें सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे इसके साइज़ के बारे में. तो पैरामेशियम is a microscopic elongated organism which is visible to the naked eye as a whitish or grayish spot. यानी पैरामेशियम एक सूक्ष्मदर्शी लंबा जीव है जो नेकेड आइज द्वारा एक श्वेताभ बिंदु सा प्रतीत होता है. Its species vary in length from 80 म्यू to 350 म्यू, यानी कि इसकी जो कई स्पीशीज़ हैं वो अलग अलग प्रकार की उनकी लंबाई है, जो कि 80 म्यू से लेकर 350 म्यू तक हो सकती है. पैरामेशियम कॉडेटम जो है वो लार्जेस्ट स्पीशीज़ है एंड इट मेजर्स बिटवीन 170 म्यू टू 290 म्यू. इन तो पैरामेशियम कॉडेटम जो कि लार्जेस्ट स्पीशीज़ है, उसका जो डायमीटर है वो 170 म्यू से लेकर 290 म्यू तक हो सकता है. द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉडी इज़ अबाउट 2/3 ऑफ इट्स एंटायर लेंथ. तो इस बेलानाकार शरीर का बड़ा से बड़ा व्यास जो है, इसकी कुल लंबाई का 2/3 भाग होता है. तो नीचे आप देख सकते हैं पैरामेशियम की जो फिगर दे रखा है, जो चित्र है, उसके अंदर आप देखेंगे कि इसका जो है आकृति, जैसा कि आगे हम पढ़ेंगे, इट इज़ स्पिंडल शेप्ड या इसको स्लिपर शेप्ड भी कहते हैं, और इसीलिए इसका नाम जैसे कि ये आगे हम पढ़ रहे हैं शेप, इट इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज स्लिपर शेप्ड या सिगार शेप्ड या स्पिंडल शेप्ड, और इसीलिए इसे स्लिपर एनिमल क्यूल भी कहा जाता है क्योंकि इसका स्लिपर लाइक शेप होता है. एंड जो एक साइंटिस्ट थे जोबलॉट, ही असाइन द नेम चॉसन
to Paramecium chordatum, which means slipper-shaped animalcule. The body is elongated, blunt, लंबी होती है body, blunt होती है, and it is rounded at the at the anterior end and somewhat pointed at the posterior end. यानी कि ये जो एंटीरियर एंड है, सामने का जो भाग है, वहाँ पर ये इलोंगेटेड होती है, राउंडेड होती है, और जो पीछे का भाग है, पोस्टीरियर भाग है, वो पॉइंटेड रहता है, नुकीला सा रहता है. In cross section, it is circular with greatest diameter behind the center of the body. The anterior half of the body is slightly twisted. जो सामने का जो anterior half है वो थोड़ा सा twisted होता है. The body is distinguished into an oral or ventral surface and an aboral or dorsal surface. यानी कि इसके अंदर दो surfaces पाई जाती हैं. एक होती है ओरल सरफेस और दूसरी होती है ओरल सरफेस एंड डॉर्सल सरफेस. यानी कि इसके शरीर में जो मुख होता है, मुख तल या आधार तल, और एक होता है अपमुख या एबोरल तल. तो हम बात कर रहे थे चित्र की. तो आप देख सकते हैं कि पीछे ये जो आपको राउंडेड सा जो भाग है वो इसका एंटीरियर पोर्शन है, और जो नुकीला सा जो भाग है सामने की तरफ जो दिखाई दे रहा है वो है इसका पोस्टीरियर भाग. और यहाँ पोस्टीरियर भाग में थोड़ा सा कट रहा है इसके अंदर. दिस इज़ द कॉर्डल टफ्ट, यानी सीलिया जो इसके शरीर पे चारों तरफ रहते हैं, ये एक ही साइज़ के होते हैं, लेकिन पश्च भाग में जो है पोस्टीरियर एंड पे आप देख सकते हैं कि थोड़े से लंबे और होते हैं. तो दैट पोर्शन इज़ नोन एज द कॉर्डल टफ्ट. इसके बाद इसके अंदर यदि देखा जाए तो बाहर की जो कवरिंग है दैट इज़ नोन एज पेलिकल, और एक्टोप्लाज्म के अंदर ये आती है. एंड देन यू हैव द एंडोप्लाज्म. एंडोप्लाज्म के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर कई प्रकार के ऑर्गेनल्स देखने को मिलते हैं. और यहाँ आप लेबलिंग में देख सकते हैं फुट वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस, दो न्यूक्लियसेस आप देख सकते हैं. और इसके अलावा यहाँ पर आप साइटोपिग देखेंगे, साइटोफैरिंग्स है, साइटोसोम है, वेस्टिब्यूल है, ओरल ग्रूव है, and of course the cilia that are present all over the body. अब इंटरनल स्ट्रक्चर की यदि हम बात करते हैं, जैसा कि हमने अभी चित्र में भी देखा था, तो साइटोप्लाज्म विद इन द पेलिकल, द साइटोप्लाज्म ऑफ द बॉडी इज क्लियरली डिफरेंशिएटेड इनटू टू रीजन्स. सबसे पहला है एक्टोप्लाज्म. एक्टोप्लाज्म जो है, द नैरो पेरिफेरल clear and dense zone is called as ectoplasm. यानी कि जो परिधीय संकरा स्वच्छ और गाढ़ा भाग जो है वो एक्टोप्लाज्म कहलाता है. इस भाग में इंफ्रासीलियरी सिस्टम और ट्राइकोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं. It includes the ectoplasm includes the structure of इंफ्रासीलियरी सिस्टम एंड ट्राइकोसिस्ट. फिर है एंडोप्लाज्म. एंडोप्लाज्म में द लार्ज सेंट्रल ग्रैन्युलर एंड सेमी फ्लूइड जोन इज द एंडोप्लाज्म और मेड्यूला. जो कोशिका द्रव्य का केंद्रीय, अपेक्षाकृत बड़ा, कंडदार और अर्धतल भाग जो है वो एंडोप्लाज्म या मेड्यूला कहलाता है. एंडोप्लाज्म में सामान्य कोशिकीय अवयव जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, क्रिस्टल्स, रिजर्व फूड ग्रैन्यूल्स इत्यादि होते हैं. तो
The large central and granular and semi-fluid zone is the endoplasm or medulla, and it includes the usual cell components like mitochondria, Golgi bodies, ribosome, crystals, reserved food granules, etc. In Paramecium bursaria, the endoplasm is filled with symbiotic Zoochlorella, a unicellular chlorophyll bearing algae. तो ये जो प्रजाति है पैरामेशियम बर्सेरिया की, इसके अंदर जो एंडोप्लाज्म है उसमें एक कोशिकीय सहजीवी हरी शैवाल जो कि जूक्लोरेला जिसे कहते हैं वो पाई जाती है। और जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं और फूड वैक्यूल्स हैं, इसके जो है द prominent endoplasmic inclusions are nuclei, contractile vacuoles and food vacuoles। यानी ये जो बेसिकली जो एंडोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हैं, इंक्लूजन्स हैं, दे इंक्लूड contractile vacuoles, food vacuoles and the nuclei. So this is about ectoplasm and endoplasm of Paramecium। अब बात करते हैं हम इसके न्यूक्लियस की। जैसे कि आप पहले भी चित्र में देख सकते हैं और देखा है आपने, और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इसमें जो पैरामेशियम है वो हीट्रोकैरियोटिक होता है, क्योंकि इसके अंदर दो प्रकार की न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं मैक्रोन्यूक्लियस जो कि बड़ा है साइज़ में, और माइक्रोन्यूक्लियस जो कि उसके सामने ही उपस्थित है और थोड़ा छोटा सा है। सो देयर इज़ अ लार्ज मैक्रोन्यूक्लियस and a small micronucleus in Paramecium chordatum. Besides the macronucleus, two micronuclei are present in Paramecium aurelia. Paramecium aurelia नामक जो स्पीशीज़ है उसके अंदर एक के बजाय दो माइक्रोन्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, और Paramecium aurelia इसके अंदर Paramecium मल्टी माइक्रोन्यूक्लिएटम के अंदर कई सारे न्यूक्लियाई उपस्थित होते हैं, माइक्रोन्यूक्लियाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्रोन्यूक्लियस की। द मैक्रोन्यूक्लियस इज़ अ रफ किडनी शेप्ड, किडनी के आकार का होता है मैक्रोन्यूक्लियस, विथ इनकॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि अस्पष्ट सी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलती है। इट इज़ पॉलीप्लॉइड एंड पोजेसेस मैनी न्यूक्लियोलाई एंड मच मोर क्रोमैटिन मटीरियल, यानी कि मैक्रोन्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटीरियल जो कि डीएनए होता है वो उपस्थित होता है, और कई इसके अंदर न्यूक्लियोलाई उपस्थित होती हैं। मैक्रोन्यूक्लियस इज़ द सोमैटिक और वेजिटेटिव न्यूक्लियस, इसे वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी कहा जाता है। और इसके अंदर जो कि इट कंट्रोल्स द डे टू डे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका की प्रतिदिन की उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है ये मैक्रोन्यूक्लियस। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम माइक्रोन्यूक्लियस ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। ये जनन क्रिया के में लघु केंद्रक से इसकी उत्पत्ति होती है। तो नेक्स्ट है माइक्रोन्यूक्लियस। द माइक्रोन्यूक्लियस इज लॉज्ड इन अ डिप्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ द मैक्रोन्यूक्लियस। जो गुरु केंद्रक की सतह है, इस पर बनी हुई जो गर्त है, इसमें लघु केंद्रक पाया जाता है, और ये प्रायः गोलाकार होता है। इट इज़ यूजुअली स्फेरिकल विथ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ होता है। इसके यानी कि इसके चारों ओर एक केंद्रक कला होती है, और इसमें गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या होती है विथ अ डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन इट। इट कंटेन्स अ डेफिनेट न्यूक्लियोलस। इसके अंदर जो है एक डेफिनेट न्यूक्लियोलस होता है, जैसे कि पैरामेशियम ऑरेलिया में, जबकि पैरामेशियम कॉर्डेटम में न्यूक्लियोलस अनुपस्थित होता है। इट कंट्रोल्स द रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यह
जो जीव की जनन क्रियाओं का पर नियंत्रण करता है, न्यूक्लियस। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट इसके अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनल की बात करें, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्टाइल apparatus। तो कॉन्ट्रैक्टाइल apparatus जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, एक तो एंटीरियर एंड पे उपस्थित होता है और दूसरा जो है पोस्टीरियर एंड पे उपस्थित है। तो पैरामीशियम के अंदर unlike amoeba and euglena, there are two contractile vacuoles occupying somewhat fixed positions in endoplasm। यानी जो अमीबा है और यूग्लिना में है उसके अंदर अधिकतर एक ही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, परंतु पैरामीशियम में दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जिनके की पोजीशन लगभग निश्चित होती है वो एंडोप्लाज्म के अंदर उपस्थित होते हैं। One vacuole lies near each end of the body close to the dorsal surface। यानी ये जो contractile vacuoles हैं ये dorsal surface के निकट होते हैं। Each of them is surrounded by a circlet of 6 to 8 long, narrow, spindle-shaped radial canals। आप चित्र में देख सकते हैं जो जिसकी बात हम कर रहे हैं, एक्सटेंडिंग फार इनटू द साइटोप्लाज्म। यानी कि बीच में तो जो है ये इसके अंदर एक गोलाकार नुमक वैक्यूल होता है और इसके आसपास आप 6 से लेकर इस चित्र में तो आपको 6 दिखाई देंगे, परंतु ये 10 भी हो सकते हैं। तो ये लंबी जो आकृतियाँ नज़र आ रही हैं, दीज आर द रेडियल कैनाल्स। सो ये इनका नंबर 6 से लेकर 10 तक हो सकता है। सो ईच सर्कलेट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज सराउंडेड बाय 6 to 10 रेडियल कैनाल्स एक्सटेंडिंग फार इनटू द साइटोप्लाज्म। तो हर एक गोलाकृति के आसपास स्पिंडल शेप्ड 6 से लेकर 10 जो रेडियल कैनाल्स की आकृति है वो उपस्थित होती है। Each contractile vacuoles opens outside through a permanent pore in the pellicle of dorsal side of the body. The two contractile vacuoles do not lose their identity when water is expelled। यानी कि जब इनमें से जो है जो पानी है जब वो अपने सराउंडिंग्स के अंदर फेंका जाता है तो ये अपनी आकृति या आइडेंटिटी को जो है बिगड़ती नहीं है, वो वैसे की वैसे ही रहती है। आप देख सकते हैं कि स्टेप्स इन ऑस्मो रेगुलेशन क्या क्या हैं। कि सबसे पहले आप देखते हैं कि ये जो वैक्यूल है ये फुल हो गया है, तो पोर्स ओपन एंड द वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी कि ये जो रेडियल कैनाल्स के अंदर जो उपस्थित पोर्स हैं वो खुल जाते हैं और जो वैक्यूल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि पानी जो है बाहर की तरफ एक्सपेल आउट हो जाता है और ये जो अधिक पानी है वो सेल के बाहर निकल जाता है। तो देन यू हैव द एम्प्टी वैक्यूल और फिर जो है फिर से ये प्रोसेस रिपीट होता है। आसपास के साइटोप्लाज्म में जो पानी होता है वो जो है फिर से इस पोर द्वारा रेडियल कैनाल्स में चला जाता है एंड बीच का जो वैक्यूल है फिर से पूरा भर जाता है। वाटर मूव्स फ्रॉम द रेडियल कैनाल्स इनटू द वैक्यूल। तो इस प्रकार से ये जो अधिक पानी है वो शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं इसमें पाए जाने वाली प्रचलन की, किस प्रकार से इसमें गमन की क्रिया होती है, लोकोमोशन। Paramecium has a streamlined body which enables it to swim about in water with a minimum amount of friction। पैरामीशियम के शरीर की जो आकृति है वो धारा रेखित होती है जो इसे जल में तैरने में सहायक होती है, जिसकी वजह से कि आसानी से जल में स्विम कर सकता है with least amount of friction। The rapid swimming is facilitated by the beating of fine and hair-like cellular organelles called
सीलिया, यानी सीलिया के मूवमेंट की वजह से इसके अंदर स्विमिंग की प्रक्रिया हो पाती है। दैट कवर्स द एंटायर सेल एनिमल्स बॉडी, यानी कि पूरे के पूरे शरीर पे जिस प्रकार से सीलिया उपस्थित हैं, उनके फाइन बीटिंग की वजह से ये गमन पॉसिबल हो पाता है। पैरामेशियम मूव्स विद द स्पीड ऑफ 1500 म्यू और मोर पर सेकेंड, यानी कि इसकी जो स्पीड है प्रति सेकेंड, ये 1500 म्यू या इससे भी अधिक की इनकी जो है चाल से गति करता है ये। तो जो प्रोसेस है वो है सीलियरी बीट्स। ड्यूरिंग मूवमेंट अ सीलियम ऑसिलेट्स लाइक अ पेंडुलम, जैसे घड़ी में जो पेंडुलम होता है वो किस प्रकार से टू एंड फ्रो, लेफ्ट एंड राइट जाता है, उसी प्रकार से ये जो सीलिया है इनकी भी जो मूवमेंट है, जो गति है, वो पेंडुलम के समान होती है। और ईच ऑसिलेशन कंप्राइजेस अ फास्ट इफेक्टिव स्ट्रोक एंड अ स्लो रिकवरी स्ट्रोक, यानी प्रत्येक दोलन जो है वो 2 स्ट्रोक्स में पूरा होता है, जिनमें पहला जो है तीव्र प्रभावी स्ट्रोक, इफेक्टिव स्ट्रोक, और उसके बाद दूसरा मंद पुनः प्राप्ति स्ट्रोक, रिकवरी स्ट्रोक होता है। जो प्रभावी स्ट्रोक अथवा पीछे की ओर को होने वाला प्रबल आघात के समय पक्षमाप कुछ वक्रित और दृढ़ होकर एक पतवार की भांति जल से टकराते हैं, जिसके फलस्वरूप प्राणी का शरीर स्ट्रोक की दिशा से विपरीत पुश हो जाता है। यानी कि ड्यूरिंग द इफेक्टिव स्ट्रोक or the strong backward lash, the cilium becomes slightly curved and rigid and strikes the water like a oar, पतवार की तरह strike करता है, so that the body is propelled forward in opposite direction of the stroke, यानी जिस डायरेक्शन में स्ट्रोक हुआ है इफेक्टिव स्ट्रोक, उसके विपरीत दिशा में जो है बॉडी आगे की तरफ प्रोपेल हो जाती है। The recovery stroke, which follows immediately, brings the cilium back into possession for the next effective stroke. जो recovery stroke होता है प्रभावी stroke के तुरंत बाद जो होता है वो उसके वजह से जो पक्षमाभों को फिर से अगले प्रभावी stroke की स्थिति में ले आता है। तो इस प्रकार से जो है शरीर के में जो समस्त पक्षमाभ हैं वो साइमल्टेनियसली मुक्त रूप से गति न करके प्रगामी रूप से एक विशिष्ट तरंग के समान गति करते हैं, जिसे मेटोक्रोनल रिदम भी कहते हैं। और ये जो है एक अनुदैर्घ्य पंक्ति में स्थित पक्षमाभ एक विशिष्ट तरंग में स्पंदन करते हैं, जो अगले सिरे से प्रारंभ होकर, आप चित्र में देख सकते हैं, जो अगले सिरे से प्रारंभ होकर पीछे की ओर बढ़ती जाती है। आप जो सेकंड चित्र है, ऊपर वाला चित्र तो जो है इफेक्टिव स्ट्रोक किसे कहते हैं, और रिकवरी स्ट्रोक का चित्र है। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। तो ये जो मेटाक्रोनल रिदम है उसकी वजह से एक जो विशिष्ट तरंग है में जो स्पंदन करते हैं ये सीलिया, वो अगले सिरे से प्रारंभ होकर पीछे की ओर बढ़ती जाती है। इसके फलस्वरूप जो अनुदैर्घ्य पंक्ति में स्थित प्रत्येक पक्षमाभ हैं वो अपने पीछे के पक्षमाभ से सदैव पहले गति करता है। एक अनुप्रस्थ पंक्ति के सब पक्षमाभ साइमल्टेनियसली अथवा सिंक्रोनसली स्पंदन करते हैं। पैरामेशियम के आगे की ओर गति करते समय अनुक्रमिक तरंगें उसके पीछे सिरे से अगले सिरे की ओर चलती हैं, यानी बैक टू फॉरवर्ड चलती हैं ये जो बीट्स होती हैं वो। अब हम बात करते हैं इसके न्यूट्रिशन के बारे में। तो पैरामेशियम जो है इट फीड्स इन होलोजोइक मैनर लाइक अमीबा।
इसका जो न्यूट्रिशन का तो तरीका है वो अमीबा की तरह है, एंड दैट इज़ होलोजोइक, यानी प्राणी संभोजी होता है ये। द फूड कंसिस्ट chiefly of bacteria which float in water in which it lives, यानी इसके अंदर ज़्यादातर ये बैक्टीरिया पर सेवन करता है, और जो कि जिस वाटर में या जिस जल में ये रहता है उसमें पाए जाते हैं। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट 2 to 5.5 million individuals of Bacillus coli are devoured in 24 hours by a single paramecia, यानी एक सिंगल पैरामेशिया लगभग 2 से 5.5 मिलियन इंडिविजुअल्स ऑफ बैसिलस कोलाई को जो है खा जाते हैं भोजन के अंदर, एक 24 घंटे के अंदर अंतराल में। In a sense, paramecia are also beneficial to bacteria, lest they might reproduce too rapidly as to endanger their own existence by overcrowding. एक तरीके से यदि देखा जाए तो ये जो है जीवाणुओं के अस्तित्व के लिए भी लाभदायक हैं, क्योंकि पैरामेशियम द्वारा इतनी बड़ी संख्या में न खाए जाने पर अत्यंत शीघ्रता से जनन के कारण जीवाणुओं की संख्या इतनी अधिक हो जाती कि वे स्वयं अपना अस्तित्व के लिए खतरा बन जाते। तो इसलिए इट इज़ you can say beneficial to the bacteria. It also feeds upon small protozoa, unicellular plants जैसे कि algae, diatoms, yeast, इसके ऊपर भी ये इनको भी ये भोजन में सम्मिलित रहते हैं ये, and small bits of animals and vegetables. It will reject most of the non-digestible material and devour certain kinds of food. जो नॉन डाइजेस्टेबल मटीरियल है उसे ये रिजेक्ट कर देते हैं, और कुछ सर्टन काइंड ऑफ फूड ही ये ग्रहण करते हैं। वन स्पीशीज पैरामेशियम बर्सीरिया इज इंटरेस्टिंग, बीइंग ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस यूनिसेल्युलर एल्गे, द सिम्बायोटिक जू क्लोरेला इन इट्स एंडोप्लाज्म। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि पैरामेशियम बर्सीरिया के अंदर एक यूनिसेल्युलर एल्गे जो कि ग्रीन इन कलर है, जू क्लोरेला के नाम से, वो उसके एंडोप्लाज्म में उपस्थित होता है। सो इट कैन दस लिव होलोफाइटिकली फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑन फूड सब्सटेंसेस मैन्युफैक्चर्ड बाय क्लोरेला। तो क्लोरेला द्वारा जो भी सब्सटेंसेस मैन्युफैक्चर किए जाते हैं उसके ऊपर ये से अपना भोजन ग्रहण कर सकता है। ड्यूरिंग स्केर्सिटी ऑफ फूड it can digest even its own zoo chlorella and can live apparently indefinitely without them, यानी कि जब खाने के जो है भोजन की कमी आ जाए तब उस वक्त जो है ये इसके अंदर मौजूद जो जू क्लोरेला है उसके ऊपर उससे भी अपना भोजन ग्रहण कर सकता है, उसको भी खा सकता है और काफ़ी समय तक जीवित रह सकता है। सो थैंक यू वेरी मच. This was all about in the first part. In the next class, we will study the second part of this lecture.